पहला सवाल कि यूएई तो शायद एक्सटेंड कर रहा है 144 बैरल्स जो उनका पहले से कट लगा हुआ था टिल दिसंबर। सऊदी अरेबिया शायद मज़ीद कट लगा रहा है ऑयल प्रोडक्शन में। क्या इसकी वजह ये है कि ऑयल की ज़रूरत कम है अब, या उनको लगता है कि इस वक्त रेट कम है और इस तरह करने से रेट बढ़ जाएगा? तो क्या हो रहा है और इसके क्या असरात पड़ेंगे, और हम क्या महंगा तेल ख़रीदने के लिए मज़ीद तैयार हो जाएं? हाँ जी, बेसिक तो मकसद वही है कि उन मतलब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, ओपेक प्लस का जो इजलास हुआ है उसमें उनका ख्याल ये है कि इस वक्त जो बेसिकली ऑयल प्राइसेस हैं वो डिप्रेस्ड हैं और वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो उस वजह से सप्लाई डिमांड को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि बेसिकली प्रोडक्शन कम कर दी जाए ताकि सप्लाई कम हो और उससे प्राइसेस दोबारा ऊपर जानी शुरू हो। और वो प्राइसेस जो $70 से नीचे पे चली गई थी, 66-67 के आसपास थी, वो अब $76-77 पे इस एक डिसीजन के अनाउंसमेंट के बाद ही आ गई हैं। और तो यही है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद ऊपर जाने का इम्कान है इनका। तो ये तो बिल्कुल इसी वजह से है, और जाहिर सी बात है जब वो होगा तो फिर तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, इसमें तो मतलब कोई दूसरी राय नहीं है। और बिल्कुल ठीक है। बाकी हाँ मतलब अच्छा, तैयारी पकड़ लें। बिल्कुल ठीक है। मतलब हम मुख्तारियाँ हैं और हमें घबरा लेना चाहिए इस वक्त थोड़ा सा। सारी दुनिया को घबराना चाहिए। मतलब एक्चुअली ना मसला ये है कि हम ना बेसिकली अपने वो होता है ना वो जो अपनी वो छोटी सी वो तो बम्बीरी लेके घूम रहे हैं। ये अमेरिका वगैरह जैसे ममालिक पे भी इसके असरात आएंगे और वो शायद हमसे कहीं ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करेगा उनको। दूसरा मेरा अपना ख्याल है कि एक तरह से ये ओपैक के जो ममालिक हैं, ओपैक प्लस के, उन्होंने इस डिसीजन से थोड़ी सी मतलब अमेरिका को मज़ीद डिफाइंस भी दिखाई है। और इस वक्त एक असल चल रही है ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक में, सऊदी अरब, कतर किसी हद तक नहीं, बट सऊदी अरब, यूएई, कतर भी किसी हद तक वैसे तो कह सकते हैं आप, और अमेरिका के बीच में। और अमेरिका तवक्को कर रहा है कि वो उसकी लाइन को टो करें, और वो शायद अब उस लाइन को उस तरह टो करने को तैयार नहीं है। तो वो अब अपनी डिफाइंस जो है वो कॉन्टीन्यूसली अमेरिका को दिखा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये फ़ैसला भी उस डिफाइंस का ही एक इजहार है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये उनकी अब ज़ाहिर सुना है कि शायद चाइना से भी थोड़ी कुर्बतें हैं। हाँ जी, चाइना कुछ शायद मतलब चाइना से उनकी कुर्बतें काफ़ी बढ़ रही हैं। मतलब चाइना एक का रोल उस खिते में कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और उस खिते के ममालिक में अगर आप मतलब ये जो ईरान सऊदी अरेबिया वाली डील है इसके हिसाब से ही देखें तो ट्रस्ट जो है वो शायद चाइना का ज़्यादा है, मतलब ये ममालिक का चाइना पे कंपेयर टू के अमेरिका पे। और ये बड़ी मतलब एक लिहाज से अजीब सी बात भी है, क्योंकि अब से अगर 10 साल 15 साल पहले चले हैं तो अमेरिका इन ममालिक का करीब तरीन इत्तेहादी समझा जाता था, और ये अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी समझे जाते थे। तो इस सेंस में बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा सवाल जो है ये इंडिया से मुतल्लिक है कि वहाँ पर लेबर लॉज को शायद रिलैक्स किया जा रहा है, और पहले ये शायद तमिलनाडु में हुआ, अब जो है कर्नाटका में भी शायद ये करने जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसको। तो इसकी क्या वजह है और इससे क्या असरात होंगे? सो बेसिकली तो वो जो मतलब एप्पल ने और दूसरी कंपनियों ने जो अपनी प्रोडक्शन इधर मूव की है, तो उनकी डिमांड ये है कि जी आपकी 9 घंटे की शिफ्ट वाली चीज़ को 14 घंटे किया जाए। और इसी तरह ख़वातीन के नाइट शिफ्ट से रिलेटेड मामलात में भी कुछ मतलब इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उसको भी अलाउ किया जाए। ख़वातीन की शिफ्ट भी मेरे ख्याल में 12 घंटे की करना चाह रहे हैं। वो नहीं कर, वो एक्चुअली ख़वातीन की ना नाइट शिफ्ट के रिलेटेड इश्यूज थे, उसके कुछ आई थिंक स्पेशल परमिट रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती थी। तो वो कह रहे हैं कि जी इसको भी आप
ख़त्म करें और ये वाली चीज़ें जो हैं ये वॉलंटरली भी ख़त्म करें। तमिलनाडु ने ये कर दिया है, कर्नाटका ने ये किया था, लेकिन कर्नाटका में बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकलैश आ रहा है अब इस चीज़ के ऊपर। और ये बैकलैश जो है ना एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सो एक तो वो जो हम कॉन्टिन्यूसली बात करते आए हैं यहाँ पे कि मतलब जाहिर सी बात है इंडिया इज़ ग्रोइंग, उसकी अटेंशन भी बढ़ रही है, मतलब दुनिया की अटेंशन भी बढ़ रही है उसकी तरफ। लेकिन अगर कोई प्लान इस तरह के हैं कि इंडिया को एज रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना खड़ा किया जाएगा, तो ये चीज़ें जो है ना चाइना में बेसिकली स्टेट का रोल, स्टेट की पॉलिसी फंक्शनिंग एट्सेट्रा वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है। तो वहाँ पे जब चीन ने ये फैसला किया अच्छा ठीक है जी 14 घंटे की शिफ्ट होगी, जितनी मर्जी शिफ्ट चलाएं, ये सब कुछ करें, तो वो एक पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर वेल एंट्रेंच था। फिर वहाँ पर सोसाइटी का स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप है वो स्टेट को काफ़ी स्टेट सेंट्रल है सोसाइटी के मामलात के अंदर। दूसरा मतलब चाइनीज़ वर्क एथिक भी, ईस्ट एशियन वर्क एथिक इन जनरल जो है वो भी ज़रा फ़र्क है बाकी दुनिया से। तो उनके लिए काम शाम करना, एक्स्ट्रा आवर्स को इतना मतलब वो इशू नहीं होता था। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो थी जब चीन की हद तक बड़े आराम के साथ चल रही थी। बट अब जब ये इंडिया वगैरह जैसे ममालिक में आएंगी तो यहाँ पर मामलात और तरह के हैं। एक तो स्टेट और सोसाइटी का रिलेशनशिप वो नहीं है, मतलब यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में इन पर्टिकुलर, पाकिस्तान भी, इंडिया भी उसमें शामिल है। स्टेट को हमेशा एक एलियन एंटिटी के तौर पर सोसाइटी देखती है। मतलब हमारे लिए स्टेट जो है ना वो एक, क्योंकि हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अंदर स्टेट बेसिकली जो होती है वो फॉरेन इन्वेडर होता है जो बहुत ज़्यादा रहा हुआ है। तो उस वजह से स्टेट की ओनरशिप और वो उस तरह नहीं होती। इस वजह से स्टेट के लिए भी इस तरह की चीज़ें पुश करना मुश्किल होता है। फिर हेट्रोजिनिटी बहुत है, मतलब कम्युनिटीज़ का बेसिकली थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है। सो उस वजह से अब ये कर्नाटका में ये लॉ के ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है और इसको मतलब रोल बैक करने के रास्ते पे है। अब कर्नाटका जो है ये मतलब बेंगलोर भी इसी में है, मतलब इंडिया की सिलिकॉन वैली जिसको कहते हैं। तो अब ये इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे जब हम इसको आगे लेके चलते रहेंगे। दूसरी चीज़ एक और भी है और वो ये है कि एप्पल ने अभी पीछे इंडिया में एप्पल स्टोर खोला था बॉम्बे में। अब उन्होंने अपना प्लान अनवील किया है कि वो इंडिया में अपने स्टोर्स को किस तरह एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, उसमें वो प्लान बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें 2027 में चौथा स्टोर खुलेगा। आज 2023 है तो 2026 के एंड पे या 27 में चौथा स्टोर खुलेगा। अच्छा, अब अगर आप इसको चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में ऑलरेडी 40 एप्पल स्टोर हैं। सो ये आपको बेसिकली मतलब वो जिसको कहते हैं ना ट्रेजेक्टरीज बताता है। और मतलब ऑफकोर्स सारी सी बात है, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, इंडिया में कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन ऑल सेड एंड डन इंडिया में मतलब अगर तवक्को ये है कि इंडिया तरक्की करेगा और इंडिया की इकॉनमी ग्रो करेगी तो बिल्कुल उसके काफ़ी इम्कानात है। लेकिन अगर तवक्को ये है कि इंडिया को हलाशेरी दे के चाइना के मुकाबले पर खड़ा किया जाएगा तो इंडिकेटर यही है कि इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है, इंडिया शायद इसके लिए कंड्यूसिव भी नहीं है। अच्छा, एक इस पे ज़िमनी सवाल है जिसका शायद आपके पास जवाब ना हो, लेकिन ये जब इंडिया की बात हो रही है या चाइना की बात हो रही है, एप्पल और फॉक्सकॉम और ये सारी जो कंपनीज़ हैं, इससे पहले हम टेक्सटाइल में भी सुनते थे कि बांग्लादेश में जो वर्कर्स किससे काम करवाया जाता है वो कोई बहुत ज़्यादा जो है जो इन्वायरमेंट है वो इंसानी नहीं होता, वर्किंग आवर्स और सब कुछ। तो इसमें क्या जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं वो अपने आप को ज़रा रिमूव्ड रखती हैं कि यार हमें तो पता नहीं कि क्या हो रहा है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही सो है। ये जिस तरह कपड़ों में होता है उस तरह टेक्नोलॉजी में भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसका ना मतलब ये मतलब कुछ केसेस में इसका बैकलैश भी बड़ा सख्त आता है। मतलब आपको याद होगा कोई 10 साल पहले की बात है, ये गैप के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट बांग्लादेश में हुए थे, जिसके बाद फिर गैप ने पीआर कैंपेन भी चलाई, उसने को थोड़ा सा बांग्लादेश में इस चीज़ पे भी फोकस किया कि ये हमारी वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ फॉर इंस्टेंस जिस तरह वो फुटबॉल में चाइल्ड लेबर वाले मामलात थे, तो इसी तरह चाइना में भी फॉर इंस्टेंस फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज़ में और इस तरह दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स के ऊपर
वो बैकलैश आता है। लेकिन अब ना बेसिकली मतलब गोरे को भी समझ आ गई है, वो इसको ना पीआर से अब अमेरिका, पहले वो कोशिश करते थे कि यहाँ चीज़ें ठीक करें, अब उसको पीआर से उधर मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि ज़रा ये बात जो है ये और तरह से चलती रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बिल्कुल एपिसोड ख़त्म करने लगे हैं, 12-15 मिनट गुजर गए हैं, डार साहब पे बात नहीं हुई। तो डार साहब ने तकरीबन परसों मेरे ख्याल में ये या एक दिन पहले अनाउंस किया कि जी अब जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर बाहर पैसे खर्च होते हैं उसकी जो बैंक्स ने पेमेंट करनी होती है वो मार्केट से लेके करता है, तो वो हमसे ले ले, गवर्नमेंट से ले ले, इससे मार्केट पे प्रेशर कम हो जाएगा। और चले वो तो एक बात की बात है कि इनके पास ये डॉलर कहाँ से आए, लेकिन इसके बाद उन्होंने फौरन अनाउंस कर दिया कि अब ओपन मार्केट सस्ता कर दे डॉलर। भाई जब प्रेशर कम होना था तो वो खुद ही नीचे आ जाना था। अभी जो उन्होंने अनाउंस कर दिया, अब हो ये रहा है कि मैं तो गया हूँ, वो कह रहे हैं कि आपने देना है तो 282 में दे दें, हमारे पास तो है ही नहीं। तो अब इस वक्त जो गरीब आदमी है जिसका कोई एक बच्चा सऊदी अरब में कमा के इधर भेज रहा है कुछ डॉलर ताकि उनका गुजारा चल सके, वो तो इंतज़ार नहीं कर सकते, उन्होंने तो बिल देने, उन्होंने तो ग्रोसरी करनी है, वो तो अब सस्ता बेचेंगे डॉलर, खरीदने वाले को वो मिल नहीं रहा। अच्छा, एक तो बेसिकली वही दोबारा वो जो डार साहब जिसके लिए मशहूर हैं, ये आर्टिफिशियल इंटरवेंशन है। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये जो मामला शुरू हुआ था ये भी डार साहब के आशीर्वाद से शुरू हुआ था। बेसिकली हुआ ये है कि आपने बैंकों को 3-4 महीने फुल लूट मचाने की इजाज़त दी। और लूट मैं बता देता हूँ किस तरह मचाने की इजाज़त दी। लूट इस तरह मचाने की इजाज़त दी कि अगर मेरे पैसे बैंक के पास आएंगे तो उसके ऊपर इंटरबैंक रेट लगेगा, लेकिन मैं कोई भी पैसे खर्च कर रहा हूँ, भले क्रेडिट कार्ड के भी कर रहा हूँ, उसके ऊपर ओपन मार्केट का रेट लगेगा। वाह। ठीक है, अब ये 4-5 महीने डार साहब के आने के बाद हुआ इस दफ़ा जब ये आए हैं इन्होंने, और 5-6 महीने बैंक 4-5 महीने बैंकों ने खुली दिहाड़ी लगाई है इसके ऊपर। इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हुआ ये है कि अब IMF का प्रेशर आया हुआ है इस वक्त कि जनाब आप फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन को ख़त्म करें। अब वो फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन को ख़त्म करने के लिए जाहिर सी बात है डार साहब ने, क्योंकि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त रेट के बीच में और जो आपका इंटरबैंक है और जो ओपन मार्केट का रेट है उसके बीच में असल में ना एक चक्कर और भी है, और वो ये है कि मतलब हमने ना अफ़गानिस्तान को अपनी स्ट्रेटिजिक डेप्थ बनाते बनाते अपनी डेप्थ में उतार लिया है। तो अब होता ये है कि बेसिकली जो ओपन मार्केट का रेट है ना वो अब पाकिस्तान की मार्केट डिटर्मिन नहीं करती उसको ना। अगर आप मतलब मार्केट में निकल जाएं और वो लोग जो इस काम में बहुत ज़्यादा डील करते हैं तो वो ये जो 311-315 रुपये वाला रेट नॉर्मली चल रहा है इसको वो काबल रेट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो रेट है जिसके ऊपर अफ़गानिस्तान मतलब से लोग आते हैं और वो डॉलर लेके चले जाते हैं। और वो इस वजह से हुआ था क्योंकि हमने शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़वाने थे। मतलब हमने दुनिया की सुपर पावरों की नाकें ज़मीन में रगड़वाई हैं और उसके नतीजे में हम अपने ही मतलब मंजी ठोक बैठे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये उसके लिए है। अच्छा, अब स्टेट बैंक जो है ना वो ये कन्फेस करने को भी तैयार नहीं है कि इस वक्त इवन ओपन मार्केट के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हमारा ओपन मार्केट का रेट भी लोकल मार्केट में नहीं निकल रहा। वो एक फॉरेन टेरिटरी उसको गवर्न कर रही है, उसको डिक्टेट कर रही है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब वो IMF का प्रेशर है, IMF की कंडीशन है, डार साहब ऊपर से जितना मर्जी बोलते रहे कि नो IMF ऐसी की तैसी ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट केयर और हमने फैसला कर लिया है कि वो लीक्स भी कराते हैं। वो आपने नोट किया होगा वो जियो न्यूज़ पे ही निकलती हैं इस तरह की लीक्स। मतलब ये भी मतलब PMLN के केस में ना ये जियो न्यूज़ जो होता है ना एक रेड फ्लैग होता है। इसका मतलब होता है कि कोई फीडिंग कर रहा है, स्पेशली मतलब डार साहब मरियम नवाज शरीफ वाली साइड से है। तो वो बेसिकली कि जी हमने असूली फैसला हो गया है कि इस दफ़ा IMF प्रोग्राम नहीं कंटिन्यू करेंगे। और ये लेकिन हकीकत ये है कि IMF प्रोग्राम कंटिन्यू भी करना है और IMF का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि जी आप फॉरेक्स मार्केट जो है इसके अंदर ये जो तजाद है इसको ख़त्म करें, ये इंटरबैंक का जो आपने एक आर्टिफिशियल रेट रख। अब उसके लिए फिर डार साहब ने सोचा कि अच्छा जी अगर हम इसको एक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरबैंक एकदम रातों रात शूट अप कर जाएगा। और वो 2-3 दफ़ा इनके होते हुए पहले ये हो चुका है, तो जब चौथी दफ़ा भी होगा तो लोग फिर कहेंगे डार साहब थे। तो इन्होंने फिर ये फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के वो मलिक बोस्तान साहब हैं, ऐसे उनसे बातचीत की। उन्होंने बल्कि बयान भी दिया था टीवी अखबार में, मेरा ख्याल उनका मैं देख रहा था टीवी पे भी आया। अच्छा हाँ,
तो वो उन्होंने कहा था कि जनाब हाँ वो मतलब वही टीवी अखबार में कहीं पर भी, तो वो उन्होंने कहा था कि जी डार साहब ने मुझसे रब्ता किया था, मैंने कहा था कि जी ये वाली चीज़ की वजह से एक डिमांड होती है, तो डार साहब ने उसको ख़त्म कर दिया। डार साहब ने उसको ख़त्म करने के बाद ओपन मार्केट उनसे आई थिंक यही कहा है कि जी आप ना जो एडवर्टाइज रेट है कुछ दिन के लिए वो आप बैंक के आसपास दिखा दें, तो उन्होंने फ़ौरन ही 286-87 कर दिया। तो लेकिन इन रियलिटी डीलर्स को भी पता है और सबको पता है कि अब ये दोनों रेट जो है ना ये आर्टिफिशियल रहेंगे। कुछ अर्सा आप जाया करेंगे डीलर के पास तो वो कहा करेगा कि जी अगर मुझसे ख़रीदने हैं तो 317 रुपये का 316 रुपये का है, ठीक है जी, उसके अलावा मैं नहीं ख़रीद सकता। तो अब होगा ये है कि बेसिकली अब दोनों रेट जो है ना, क्योंकि IMF की कंडीशन भी पूरी करनी है और डार साहब ने कार्रवाई भी डालनी थी कि, तो अब ये दोनों रेट जो है ना को 2-4 हफ्ते के अंदर अंदर मतलब अभी हम देखेंगे वो साथ साथ चढ़ते चढ़ते दोनों अब 316 के आसपास आ गए कि शायद उससे भी ऊपर चले जाएं, क्योंकि इंटरवेंशन की अपनी कॉस्ट भी होती है। तो ये फनकारी इन्होंने लगाने की कोशिश की थी और जाहिर सी बात है एज़ यूजुअल इनकी हर फनकारी की तरह इस फनकारी की वजह से भी एक मार्केट दोबारा पूरी तरह स्टाइफल हो गई है। थैंक यू सो मच। स्पीचलेस डार। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, थोड़े से पैसे भेजें मुझे भी। खुदा हाफिज़।